हिमाचली पॉलिटिकल पॉडकास्ट में आज के जो विशेष मेहमान हैं कांग्रेस के तेज तर्रार युवा नेता एडवोकेट रोहित शर्मा जो आज के मेहमान। सर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 गारंटियां जो आपने चुनावों से पहले घोषणा की थी, उन गारंटियों पर विपक्ष का कहना है कि आप खरा नहीं उतर पा रहे हैं। आपने मैनिफेस्टो में वादा कर दिया कि 300 यूनिट फ्री देंगे, वो आपसे हुआ नहीं। अब आप बिजली के जो है बिल जो है वो आने लग पड़े हैं। डिपुओं के राशन पे भी अब जो है बढ़ोतरी कर दी गई है। पानी के जो है बिल आने लग पड़े। हर एक जगह पर बढ़ोतरी नजर आ रही है। उस तरीके के धरातल पर परिणाम नजर नहीं आ रहे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर साहब का है कि सरकार के अब हाथ खड़े हो गए हैं, लेकिन वो कह नहीं पा रहे। उनके डिसीजन भी सवेरे होते थे, शाम को बदल जाते थे। वो सभी जानते हैं कि उनकी सरकार जो चलती थी तो मुख्यमंत्री जो वो जरूर थे, लेकिन किसके इशारे से चलती थी। जो राजेंद्र राणा जी ये कहते हैं हमने किसी व्हिप को उल्लंघन नहीं किया, उन्होंने वो रिट क्यों विड्रॉ की? सुप्रीम कोर्ट से क्यों ऑर्डर नहीं लिया? सुप्रीम कोर्ट से किस डर से उन्होंने रिट विड्रॉ की? उनकी विधानसभा के स्पीकर ने क्यों सियासत रद्द की? वकीलों की फौज इतनी बड़ी खड़ी करके उनको क्या मिला? ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि व्हिप का उल्लंघन हुआ और 10 शेड्यूल का वायलेशन हुआ, तो बिल्कुल स्पष्ट है और बिल्कुल प्रूव हो चुका है। हर्ष महाजन का पीछे एक बयान आया था, उन्होंने कहा अभी भी कांग्रेस के कुछ मंत्री और कुछ विधायक अभी भी उनके संपर्क में है। वो कांग्रेस के कदावर नेता रहे हैं, कोई आदमी मिल जाए उनको मिलकर विश कर देता है, वो कांटेक्ट में होता ही है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरे से कोई मिलता है तो कांग्रेस पार्टी छोड़कर मेरी तरफ आ रहा है, ऐसा नहीं है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी होने का फायदा रोहित शर्मा को क्यों नहीं मिल पाया? करीबी सभी होते हैं और मुख्यमंत्री हमीरपुर से हैं तो हमीरपुर के लोग तो करीब होंगे ही। नहीं, मलाल होने के बाद भी क्या सूबे के मुख्यमंत्री के साथ रोहित शर्मा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े? बिल्कुल खड़े हैं, क्यों नहीं खड़े हैं? नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि 5 साल सरकार ये चल नहीं पाएगी। कोई विपक्ष का नेता नहीं चाहता कि सरकार 5 वर्ष चले। जयराम ठाकुर जी अपने का सही है कि कांग्रेस की सरकार जो है जल्दी जल्दी गिरे और वो चुनाव हो और उनकी नजर अपनी मुख्यमंत्री कुर्सी पर है। लेकिन सच्चाई ये है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो 5 वर्ष चल रही है, 5 वर्ष चलेगी, ठोक बजा के चलेगी। रोहित शर्मा इतने करीबी होते हैं, लेकिन करीबी होने का फायदा आखिरकार रोहित शर्मा को क्यों नहीं मिल पाता है? देखिए, पार्टी और जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है ये तय करता है कि इस आदमी को चुनाव में उतारना है, किसको नहीं उतारना है। इसमें कोई एक व्यक्ति इसमें प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। भविष्य में रोहित शर्मा को अगर हमीरपुर से दावेदार बनाया जाता है तो क्या रोहित शर्मा तैयार है? बिल्कुल 100% तैयार है। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करिए प्रदीप धीमान का। और हिमाचली पॉलिटिकल पॉडकास्ट में आज के जो विशेष मेहमान हैं कांग्रेस के तेज तर्रार युवा नेता, हमीरपुर से संबंध रखते हैं, बार काउंसिल के ये उपाध्यक्ष हैं और यूं कह सकते हैं जिला के प्रवक्ता भी हैं। काफ़ी तेज तर्रार है, युवाओं में काफ़ी ज़्यादा ये पैंट रखते हैं। हमारे साथ एडवोकेट रोहित शर्मा जो है खास मेहमान के तौर पर हिमाचली पॉलिटिकल पॉडकास्ट में आज के मेहमान। सर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके से सरकार चल रही है, सबसे पहला प्रश्न यही करूंगा, क्योंकि सरकार पे सवालिया निशान जो हैं वो उठने लग पड़े हैं। विपक्ष जो है वो हो हल्ला करता है और विपक्ष जो है आपको आड़े हाथों ले रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 10 गारंटियां जो आपने चुनावों से पहले घोषणा की थी, उन गारंटियों पर विपक्ष का कहना है कि आप खरा नहीं उतर पा रहे हैं। आपने हो हल्ला करके सरकार तो बना ली, लेकिन वो सरकार आप चला नहीं पा रहे। देखिए, विपक्ष के आरोप में कोई भी आधार नहीं है। अगर आप देखें कि कांग्रेस की जहाँ तक बात है, माननीय मुख्यमंत्री जहाँ तक बात है, एक बहुत बड़े व्यवस्था परिवर्तन की नींव जो है वो उन्होंने रखी है और कुछ कठोर कदम ज़रूर लिए गए हैं, लेकिन उसका आने वाले समय में उसके जो परिणाम होंगे उसको देखकर लोग ये समझ पाएंगे कि वाकई में जो कदम उन्होंने उठाए हैं वो भविष्य की राजनीति में और भविष्य में हिमाचल के लिए बहुत सुखदायी होंगे। और जैसे उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर हिमाचल जो है वो बनेगा, तो निश्चित रूप से जो उनका विज़न है वो पूरा होगा। देखिए, कुछ एक ऐसे मसले हैं जो भी कानूनी अड़चनों में फंसे हुए हैं, जैसे वाटर सेस है। और जैसे उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री कहा था कि पानी जो है वो हिमाचल में एक ऐसा स्रोत है जहाँ से हम आय बना सकते हैं, तो वाटर सेस उन्होंने बोर्ड बनाया, लेकिन कानूनी दावपेच की वजह से हाई कोर्ट में हम कानूनी जंग हारे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। मुझे लगता है कि होपफुली वो डिसीजन वाले पक्ष में आएगा और जो वाटर सेस है उसको लेकर के
हिमाचल जो है आगे बढ़ेगा और निश्चित रूप से आय जो है हिमाचल की बढ़ेगी। इसके अलावा आप देखिए बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिसमें शानन परियोजनाएं हैं, उसको लेने के लिए मुख्यमंत्री दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कैसे उसको टेक ओवर किया जाए पंजाब से। बीबीएमबी का एरियर है जो काफ़ी सालों से पेंडिंग है, उसको परस्यू कर रहे हैं। हिमाचल के हित जो हैं, जो पिछली सरकारों ने कंप्रोमाइज़ करके रखे थे, उस मामले में मुख्यमंत्री किसी भी तरह से कंप्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है, चाहे वो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, केंद्र की सरकार है, कहाँ भी है। तो ये सारे मसले ऐसे हैं जो काफ़ी वर्षों से उलझे हुए हैं और हिमाचल की जो इंटरेस्ट है उसको वॉच कर रहे हैं। तो जब ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जितनी भी गारंटीज़ हैं अक्षरश लागू हिमाचल प्रदेश में होगी। सर, गारंटियाँ लागू हो जाएंगी। आपने कहा कि हिमाचल के हित में आप लोग काम कर रहे हैं, वो किस तरीके का हित है? जब 125 यूनिट बिजली जयराम ठाकुर की सरकार जो है वो फ्री देती थी, 125 यूनिट से अधिक आएगा तो आपने मैनिफेस्टो में वादा कर दिया कि 300 यूनिट फ्री देंगे, वो आपसे हुआ नहीं। अब आप बिजली के जो है बिल जो है वो आने लग पड़े हैं। दूसरा वादा 1500 आपने कहा कि महिलाओं को मिलेंगे। घर पे 3 या 4 महिलाएं होती थी, उनका ये हम कह सकते हैं एक लालसा उनमें जग गई कि नहीं, हम 3 या 4 हैं तो 1500 रुपये आएंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली 4-5 हज़ार रुपया जो है वो हमारे घर पे जो है वो सुक्खू सरकार जो है वो देगी। लेकिन उस पर भी आपने क्राइटेरिया सेट कर दिया है, उसमें भी आपने बड़े मापदंड सेट कर दिए हैं कि इसको नहीं मिलेगा, ये पात्रता नहीं है, ये पात्रता होनी चाहिए। आपको लगता है कि मन मुताबिक ये जो लुभावने वादे, दोनों सरकारों की बात कर रहा हूँ, चाहे ए हो चाहे बी सरकार हो, मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ, ये मन मुताबिक लुभावने वादे आप जो सत्ता में काबिज होने के लिए करते हैं, कहीं ना कहीं जनता के साथ आप लोग छलावा नहीं कर रहे इस तरीके से? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ तक आपने 1500 रुपये की बात की, आपने बाकी विषयों की बात की, जहाँ तक आज हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति की बात है, हम बहुत बड़े वित्तीय कुप्रबंधन को जो पिछली सरकारों में हुआ है उससे जूझ रहे हैं। जब हमने ये मैनिफेस्टो में ये वादे किए थे और ये गारंटीज़ की बात की थी, उस वक्त ना माननीय मुख्यमंत्री जी अवेयर थे कि हिमाचल की वित्तीय स्थिति इस तरह से है और इस तरह से वित्तीय कुप्रबंधन हिमाचल प्रदेश में हुआ है। जब उन्होंने ओथ ली, शपथ लेने के बाद से जब उन्होंने कार्यभार संभाला, तब उन्होंने इसको सारा ग्रास रूट से खंगाला तो देखा कि वित्तीय कुप्रबंधन किस हद तक हिमाचल प्रदेश में हुआ है और उसको ठीक करने के लिए अब कुछ कठोर कदम लिए जा रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस, मैं कंप्लीट करूँ, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बिजली के बिल में जो चेंजेस आई हैं उसको नहीं लगा रही है, लगा रही है। मैं ये नहीं कहता कि जो आपकी 1500 की गारंटी है उसमें मापदंड बन रहे हैं। देखिए, कांग्रेस सरकार का जो मैनिफेस्टो, पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, सरकार जब उसे लागू करती है तो सरकार अपने रिसोर्सेज देखकर लागू करती है। अब सरकार के जो रिसोर्सेज हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको देख करके एक स्कीम बनी है, स्कीम में कुछ क्राइटेरिया है। अब बिना क्राइटेरिया से कोई चीज़ हम बांटेंगे तो उसका मिसयूज़ होने का चांस रहेगा। अब ये जो स्कीम आई है, इस स्कीम के तहत जो पात्र लोग हैं उसको वो चीज़ मिलेगी और अगर भविष्य में अगर ऐसा कोई स्थिति हुई, जैसे मैंने कहा कि हमारे बहुत सारे हिमाचल के इंटरेस्ट जो हैं वो अभी लंबित हैं, चाहे वाटर सेस है या चाहे आपका एरियर्स हैं, शानन की परियोजना है, तो जब हमारी वित्तीय स्थिति ठीक होगी तो हम उसको अक्षरश लागू करेंगे। सर, आपको लगता नहीं कि रिसोर्सेज जब थे ही नहीं तो इस तरीके से आपने जो लुभावने वादे कर दिए, कहीं ना कहीं आपके गले की ये फांस बन गए हैं? देखिए, रिसोर्सेज थे, लेकिन रिसोर्सेज का दोहन इस प्रकार से पिछली सरकारों ने किया है। इस मामले में जो हमारी नई लीडरशिप जो कांग्रेस पार्टी की तैयार हुई, माननीय सुखविंदर सुक्खू जी आए, उप मुख्यमंत्री मुकेश जी आए या प्रतिभा जी आई, तो उनको ये जो सेटअप था पीछे बना, उसके बारे में हो सकता है कि ग्रास रूट की जो स्थिति है उसके बारे में पता ना हो। और सुक्खू जी तो पहली बार, पीछे कैबिनेट मंत्री भी कभी नहीं रहे, पहली बार बने हैं, तो ठीक है, सरकार का हिस्सा उस तरीके से वो नहीं रहे इससे पहले, तो उन्होंने देखा कि क्या स्थिति जो है वो प्रदेश की है, क्या वित्तीय स्थिति है, उसको देखकर क्या लागू किया जा सकता है, क्या लागू नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में बहुत इफ़ेक्टिव कदम कांग्रेस पार्टी की सरकार उठाने जा रही है और चाहे वो केंद्रीय हाईकमान है, सेंटर की सरकार है, उससे भी बहुत सारा जो हमारा कुछ क्लेम है उसको सेटल करने जा रही है। तो ये सारी चीज़ें अभी लंबित हैं और जैसे ही सेटल होंगी बिल्कुल जो गारंटीज़ हैं उनको अक्षरश लागू किया जाए। सर, आपके राष्ट्रीय स्तर के नेता जब हिमाचल में शिरकत करते हैं और चुनावों से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं कि महिलाओं को 1500 रुपये मिलेगा, अलका लांबा आप ही की पार्टी की प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेत्री हैं, उन्होंने कहा
1500 रुपया हर एक महिला को मिलेगा। उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा जी आती हैं, वो कहती है कि लाखों की संख्या में रोजगार देंगे। रोजगार धरातल पर नज़र नहीं आता है। जिस तरीके से आपने कहा स्रोतों की बात की, स्रोत नज़र नहीं आ रहे हैं, धरातल पर रोजगार नज़र नहीं आ रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई जो है चरम पर है। अब बात मैं करता हूं डिपुओं के राशन की। डिपुओं के राशन पे भी अब जो है बढ़ोतरी कर दी गई है। आम जनमानस जो निर्भर रहता है, यानी यूँ कह सकते हैं जो गरीब तबका जो निर्भर रहता है डिपुओं के राशन पे, कि एक महीने का राशन जब उनके घर पे आएगा तो इससे उनका गुजारा चल पाएगा, वो भी महंगा कर दिया। बिजली के दाम जो है वो बढ़ गए। अब जो है पानी के जो है बिल आने लग पड़े। हर एक जगह पर जो है बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी नज़र आ रही है। उस तरीके के धरातल पर परिणाम नज़र नहीं आ रहे। देखिए, आपने कहा, सबसे पहले मैं बेरोज़गारी की बात करूंगा। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो स्टार्टअप का वादा था, उस स्टार्टअप के तहत उस योजना को लागू किया सर है। आपने कहा था, आपके नेता ने कहा था, राष्ट्रीय स्तर के नेता जब आए थे उन्होंने कहा 1 साल के अंदर आप जो है लाखों की संख्या में रोजगार प्रदान कर देंगे। रोज़गार की जहां अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की जा सकती हैं वहाँ पैदा की जा रही हैं। अब जैसे हमीरपुर की मैं अगर बात करूँ तो हमीरपुर में जैसे मेडिकल कॉलेज है, उसमें जो नर्सिंग कॉलेज है उसमें स्टाफ के लिए पद सृजित किए गए हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर में इस्टेब्लिश किया गया है। और जहाँ जो घोरक धंधा चलता था नौकरियाँ बेचने का, उसको बंद करके एक राज्य चयन आयोग की स्थापना की गई है। और वहाँ से उस राज्य चयन आयोग की इफेक्टिव जो वर्किंग है अगले आने वाले वर्षों में आप देखेंगे। और जहाँ जहाँ एम्प्लॉयमेंट का स्कोप होगा उसको वहाँ वहाँ सरकार जो है उसका सृजन करने के लिए तत्पर है। जहाँ तक आप देखेंगे कि कुछ प्राइवेट प्लांट्स हैं, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी हिमाचल में आए हैं, चाहे वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात हो, आपके बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की बात हो, तो वहाँ भी जो है नौकरियाँ क्रिएट करने की पूरी जो है वो प्रयास सरकार कर रही है। अब जैसे ऊना में बल्क ड्रग पार्क है तो वो भी अभी इनिशियल फेज़ पर है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी इनिशियल फेजेस में हैं और वहाँ एम्प्लॉयमेंट का स्कोप है। अब मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में जब होगा तो नर्सिंग कॉलेज भी साथ में होगा, कैंसर का इंस्टीट्यूट साथ में होगा, जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है चाहे वो हाउस कीपिंग का है, नर्सिस का है, या फार्मा का है, या 4th क्लास का है, तो सर्विस सेक्टर है, वो सारा डेवलप होगा। और यहीं के लोगों को उसमें ये तो बड़ी बेहतरीन तरीके से जो है वो कार्य हो रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब कहते हैं कि आप प्रबंध कर रहे हैं, रिसोर्सेज बना रहे हैं, लेकिन रिसोर्सेज किस तरीके से बना रहे हैं? जब उन्होंने कहा कि कैबिनेट रैंक तो आपने रेवड़ियों की तरह बांट दिए, हर किसी को जो है वो आप कैबिनेट रैंक दे देते हैं, उसके ऊपर कितना लाखों का खर्चा होता है ये सरकार वहन कर रही है। वो कैबिनेट रैंक आपने रेवड़ियों की तरह दे दिए। मित्रों की सरकार है, सरकार चल रही नहीं है, हाथ खड़े हो गए। ये कहना नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर साहब का है कि सरकार के अब हाथ खड़े हो गए हैं, लेकिन वो कह नहीं पा रहे। इस तरीके से हर जगह से जो है वो वसूली की जा रही है, उनका कहना है। देखिए, जहाँ तक सबसे पहले कैबिनेट रैंक की मैं अगर बात करूँ, ये हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की पहली सरकार नहीं जहाँ कैबिनेट रैंक बटे हैं। अगर आप इतिहास को खंगालेंगे तो कैबिनेट रैंक जयराम ठाकुर के टाइम में भी थे, और इससे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी थे उनके समय में भी थे। तो कैबिनेट रैंक देना ना देना ये प्रेरोगेटिव चीफ मिनिस्टर का है। तो ये कोई आमूमन कोई नई बात नहीं है कि किसी को कैबिनेट रैंक दिए गए हैं। दूसरी बात आपने की कि मित्रों की सरकार है। देखिए, राजनीति में जब आदमी संघर्ष करता है और संघर्ष करके जब कहीं पहुंचता है तो उसके कुछ साथी होते हैं। वो साथी उसके धूप और छाँव में साथ चलते हैं, और वो बहुत निरंतर तरीके से जब बिल्कुल वफादारी के साथ किसी मुकाम पे अपने व्यक्ति को पहुंचाते हैं तो स्वाभाविक है कि वो लाभान्वित होंगे। अब उनको लाभान्वित कैबिनेट रैंक से किया गया है या किसी और उससे किया गया है, ये एक ह्यूमन नेचर है। तो इसमें कोई ये कहे कि कैबिनेट रैंक क्यों दिए, क्यों नहीं दिए, ये मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है, उसमें वो उनको पूरा विशेषाधिकार है। उसके बाद आपने बात की कि जो आपकी रिसोर्सेज हैं और जो नौकरियां हैं और सरकार के हाथ खड़े हो गए हैं, सरकार की बस हो चुकी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है और ये बिल्कुल गलत है। प्रतिपक्ष कहते हैं सर। देखिए, नेता देखिए साक्षात्कार में वो ये कहते हैं कि सरकार की बस की बात नहीं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष थोड़ा अगर अवलोकन करें पिछले कार्यकाल का, वो भी अगर इस बात को थोड़ा सा एवेलुएट करेंगे तो उनको वो पाएंगे कि उनके डिसीजन भी सवेरे होते थे, शाम को बदल जाते थे। ठीक है। और दूसरी बात,
वो सभी जानते हैं कि उनकी सरकार जो चलती थी तो मुख्यमंत्री जो वो ज़रूर थे, लेकिन किसके इशारे से चलती थी। वो ये भी याद कर लें कि वो जब मुख्यमंत्री थे तो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टाइज क्या थी और लोगों में उनका क्या इंप्रेशन था, वो भी सबको पता है, ठीक है। और अगर उनकी सरकार की कार्यप्रणाली बहुत बढ़िया रही होती, जिस तरह से धड़ाधड़ उन्होंने संस्थान खोले आखिरी 6 महीने में, ऐसे रेवड़ियों की तरह वो लोगों को संस्थान खोल के रख दिए, बंद कर दिया आपकी सरकार। मैंने वही कहा कि वो रेवड़ियों की तरह खोले जिनकी कोई फाइनेंशियल बजट अप्रूवल नहीं थी, कोई उसके लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं था, तो वो सारे के सारे रेवड़ियों की तरह खुद खोले। रेवड़ियाँ तो इन्होंने बांटी हैं, और कांग्रेस पार्टी ने उस स्थिति को भांपते हुए बोल्ड फैसला लिया और ये नहीं देखा कि हमने वोटें लेनी है, हमने कोई वोट की राजनीति करनी है। उन्होंने हिमाचल के हित में, हिमाचल के 70 लाख मतदाता आबादी के हित में ये फैसला लिया कि इन संस्थानों को बंद करना चाहिए, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए, और जो बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ला करके हिमाचल को एक अच्छी दिशा में कैसे राष्ट्रीय स्तर पर ले जाए, ऐसे कदम उठाए गए हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमीरपुर से आप संबंध रखते हैं, हमीरपुर से ही मुख्यमंत्री आते हैं, सरकार आपको लगता है कि स्थिर है? जिस तरीके से हर्ष महाजन, आप ही के नेता किसी ज़माने में हुआ करते थे, कद्दावर नेता हुआ करते थे, स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह के जिसको बोलते हैं दाहिने हाथ हुआ करते थे, और बड़े बेबाक नेता हुआ करते थे। राज्यसभा के जब से ये चुनाव हुए हैं तब से उथल पुथल जो है वो प्रदेश सरकार में लगी हुई है। जिस तरीके से हम यूँ कह सकते हैं कि आप लोग कह रहे थे कि ऑपरेशन लोटस करना चाहा लेकिन फेल हो गया, लेकिन उथल पुथल अभी भी है। उनका पीछे एक बयान आया था जो मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। उन्होंने कहा अभी भी 40 की संख्या के साथ आप लोग स्थिर हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ मंत्री और कुछ विधायक अभी भी उनके संपर्क में हैं। क्या वाकई में 40 के आंकड़े के साथ आप लोग स्थिरता के साथ खड़े हैं? क्या अभी भी आपको ये डर है कहीं ना कहीं यहाँ से भी ना खिसक जाएं ये लोग? देखिए, मीडिया में कह के सुर्खियां बटोरना कि सरकार स्थिर नहीं है, कुछ लोग मेरे कांटेक्ट में हैं। मैं पेशे से वकील हूं, मैं आपको से इतना कह सकता हूं, जो लोग गए थे वो क्यों गए थे कि उन्होंने राज्यसभा का बोर्ड जो है वो दूसरी पार्टी के व्यक्ति को डाला। उसके बाद उन्होंने जो बजट सेशन था उसे वो बाइकआउट कर गए, उसमें वो व्हिप का उन्होंने उल्लंघन किया, एंटी डिफेक्शन एक्ट लगा और उनकी सदस्यता गई, उन्होंने चुनाव लड़ा। ठीक है, उसमें से कुछ लोग जीत गए, कुछ लोग हार गए, लेकिन आपने कहा कि व्हिप का उल्लंघन किया। जब मेरा राजेंद्र राणा साहब से जब साक्षात्कार हुआ था सुजानपुर में, उन्होंने कहा कि व्हिप का उल्लंघन किसी तरीके से नहीं किया। जिस समय पर समय सारणी के तहत हम लोग अंदर विधानसभा में मौजूद थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कुछ ऐसा सिस्टम सेट किया और जिस तरीके से उस कुर्सी पर विराजमान होना चाहिए था विधानसभा अध्यक्ष को, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष उस कुर्सी पर विराजमान नहीं थे। ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश थी, जिस तरीके से हमको जो है बरगलाया और फंसाया गया। उन्होंने कहा कि हम समय सारणी के तहत आए थे, लेकिन कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि सिस्टम सही तरीके से चले। कितना सही है इस बात में क्या सच्चाई होगी, जिसका फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय कर चुका है, जिसका फैसला पहले हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से हो चुका है। आप देखिए कि व्हिप का उल्लंघन हुआ नहीं हुआ, मैं और आप या राजेंद्र राणा तय नहीं करेंगे। व्हिप का उल्लंघन हुआ इस करके विधानसभा स्पीकर ने उनकी सदस्यता रद्द की। सदस्यता रद्द करने के अगेंस्ट उन्होंने चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया। सुप्रीम कोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिली। अल्टीमेटली उनकी सुप्रीम कोर्ट की रेट थी, वो उन्होंने विड्रॉ की। अब आप मुझे बताइए, जो राजेंद्र राणा जी ये कहते हैं हमने किसी व्हिप का उल्लंघन नहीं किया, उन्होंने वो रेट क्यों विड्रॉ की? सुप्रीम कोर्ट से क्यों ऑर्डर नहीं लिया? सुप्रीम कोर्ट से किस डर से उन्होंने रेट विड्रॉ की? उनकी विधानसभा के स्पीकर ने क्यों सदस्यता रद्द की? वकीलों की फौज इतनी बड़ी खड़ी करके उनको क्या मिला? ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि व्हिप का उल्लंघन हुआ और 10 शेड्यूल का वायलेशन हुआ, तो बिल्कुल स्पष्ट है और बिल्कुल प्रूव हो चुका है। आपको लगता है कि एक मिनट पद की लालसा के कारण गए? एक मिनट, दूसरी बात, अब जो लोग ये कह रहे हैं कि सरकार स्थिर नहीं है, उनको शायद इस बात का ज्ञान नहीं है कि सरकार को गिराने के लिए या सरकार में ऐसा कुछ करने के लिए जो 10 शेड्यूल है वो आज भी ऑपरेशन में है, वो खत्म नहीं हुआ है। संविधान का 10 शेड्यूल खत्म नहीं हुआ है, वो आज भी वो ऑपरेशन में है। और अगर ऐसी कोई, मैं ये नहीं कहता कोई आदमी किसी कांटेक्ट में है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश की जनता
जो एक बार किसी को 5 वर्ष के लिए चुनती है और विधायक को ये समझे कि मैं जब मर्जी जहाँ मर्जी पलटी मार लो। कुछ को लोगों ने सिला दे दिया है। जो 6 लोग गए थे उसमें से 4 लोग जीते हारे हैं, 2 लोग जीते हैं। तो कुछ लोगों को लोगों ने सिला दे दिया है कि ये देखिए ये रिजल्ट है, हम जो जैसे पलटी मार व्यक्ति होगा ऐसे को पार्टी को बीच में छोड़ के जाएगा, विधायक वहाँ से बना वहाँ चला जाएगा, उसको हराया जाएगा। तो ये लोगों को मैसेज, मुझे नहीं लगता कि अब कोई व्यक्ति कोई विधायक ऐसी गलती करने का कोई भी ऐसा हो सकता है। दूसरी बात, सरकार में सभी एकजुट हैं, सभी अपनी बात रखते हैं, सभी अपनी बात कहते हैं। उसका एक प्लेटफॉर्म है, चाहे संगठन का प्लेटफॉर्म है, विधानसभा है, विधानसभा के बाहर है, पार्टी मीटिंग है, हर जगह रखते हैं। जहाँ तक रही बात महाजन साहब की, बड़े नेता हैं और उनका एक्सपीरियंस बहुत वाइड है, लेकिन उनके कंटेक्ट में लोग सिर्फ कंटेक्ट क्या हो सकता है, वो कांग्रेस के कदावर नेता रहे हैं, कोई आदमी मिल जाए उनको मिलकर विश कर देता है, वो कंटेक्ट में होता ही है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरे से कोई मिलता है तो कांग्रेस पार्टी छोड़कर मेरी तरफ आ रहा है, ऐसा नहीं। अभी कोई राज्यसभा का चुनाव भी होने नहीं जा रहा है। तो ऐसा कहना और ये कहना व्यवहारिक नहीं है। संविधान की जो व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने करी है और संविधान की जो व्यवस्था है उसमें हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश में जहां 40 विधायकों के साथ सरकार सत्ता में है, 2/3 मेजॉरिटी के साथ जाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि 5 साल सरकार ये चल नहीं पाएगी जिस तरीके से ये चल रही है। अगर आज के डेट में चुनाव हो जाते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिरकार ये सरकार खड़ी कहाँ है, ये उनका कहना है। देखिए, हिमाचल प्रदेश की जनता ने मैंडेट दे दिया है, 5 वर्ष के लिए दिया है। वो हिमाचल प्रदेश में विपक्ष के नेता हैं। कोई विपक्ष का नेता नहीं चाहता कि सरकार 5 वर्ष चले। जयराम ठाकुर जी अपनी जगह सही है कि कांग्रेस की सरकार जो है जल्दी जल्दी गिरे और वो चुनाव हो और उनकी नज़र अपनी मुख्यमंत्री कुर्सी पर है। लेकिन सच्चाई ये है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो 5 वर्ष चल रही है, 5 वर्ष चलेगी, ठोक बजा के चलेगी। और जो बेसिस, जो बड़े स्टेप्स जो व्यवस्था परिवर्तन के सरकार ने लिए हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा और इनका जो इम्पैक्ट जो है, सरकार का इम्पैक्ट जो है लोगों में जाएगा और निश्चित रूप से सरकार सफल तरीके से एक बार फिर पुनः प्रदेश में काबिज होगी। अब थोड़ा सा हट के सवाल कर लेते हैं रोहित जी। छात्र राजनीति से आप जो है वो लगे हुए हैं और कांग्रेस के युवा तेजतर्रार नेता हैं, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी हैं। लेकिन ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी होने का फ़ायदा रोहित शर्मा को क्यों नहीं मिल पाया, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या रोहित शर्मा ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के पैमानों में फिट नहीं बैठते? क्योंकि ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि विधानसभा के जो उपचुनाव हुए थे उसमें रोहित शर्मा का नाम बड़े जोर शोर से लिया जा रहा था। जो सर्वे हुए उसमें भी रोहित शर्मा अव्वल चल रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं फिर से पार्टी ने, शायद मुख्यमंत्री साहब ने तवज्जो जो है वो वर्मा साहब को दे दी और रोहित शर्मा फिर से टकटकी लगाए जो है वो बैठे रहे। रोहित शर्मा इतने करीबी होते हैं लेकिन करीबी होने का फ़ायदा आखिरकार रोहित शर्मा को क्यों नहीं मिल पाता है? देखिए, करीबी सभी होते हैं और मुख्यमंत्री हमीरपुर से हैं तो हमीरपुर के लोग तो करीब होंगे ही, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात फ़ायदा नुकसान की, तो ये पार्टी और जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है ये तय करता है कि इस आदमी को चुनाव में उतारना है, किसको नहीं उतारना है। तो इसमें कोई एक व्यक्ति इसमें प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। और मेरी तरह और लोग भी टिकट के चाहवान थे, उनको भी टिकट नहीं मिला है। तो इसमें कोई भी मुख्यमंत्री के करीबी रोहित जी, कहीं ना कहीं टीस तो आपके दिल में ये होती होगी कि ह्यूमन नेचर है। मैं कैमरा के सामने कोई झूठ नहीं बोलूँगा कि ऐसा कोई मलाल नहीं होता, मलाल होता है। लेकिन यह है कि कई तरह से कई चीज़ों को कई बार देखना पड़ता है। मलाल होने के बाद भी क्या सूबे के मुख्यमंत्री के साथ रोहित शर्मा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े? बिल्कुल खड़े हैं, क्यों नहीं खड़े हैं। अब हमीरपुर को गौरव मुख्यमंत्री का मिला है और हम उम्मीद करते हैं, पूरे आश्वस्त हैं कि वो हमीरपुर के साथ बिल्कुल एक जिसे कहते हैं न्याय होगा और हमीरपुर का जो स्वाभिमान है उसकी वो रक्षा करेंगे। आपको लगता है कि 2 साल का ये अंतराल सरकार का हो गया, आप संतुष्ट लगते हैं कि जिस तरीके से सरकार चलनी चाहिए थी उस तरीके से ये चल रही है? मैंने पहले कहा कि मेरे संतुष्ट होने पर ये निर्भर नहीं करता कि सरकार कैसे चल रही है। जो हिमाचल प्रदेश के 70 लाख लोग हैं उनके संतुष्ट होने की बात है, हिमाचल प्रदेश की जनता के जनहित की बात है। ये किसी एक व्यक्ति के संतुष्ट होने पर नहीं है।
और मुख्यमंत्री जी प्रयासरत हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। और अब उसको कितने बेहतर तरीके से अमली जामा पहनाते हैं, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। क्या ये उम्मीद लगाई जाए कि अभी भी जो थोड़े बहुत बोर्ड निगमों में जो पद हैं उसकी चेयरमैनी रोहित शर्मा को मिल सकती है? क्या अभी भी उम्मीद लगाई जाए? मैं तो किसी भी बोर्ड, किसी निगम, किसी भी ऐसी चेयरमैनशिप के हक में ना पहले था, ना आज हूँ, ना भविष्य में हूँगा। और हमारा किसी भी ये जो सिलेक्टेड पोस्टें हैं, मेरा आकर्षण कभी उन चीज़ों के प्रति नहीं रहा है। ये ठीक है, मैं टिकट के लिए मैं कंटेंडर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक ये जो नॉमिनेटेड पोस्ट हैं, जो ये जिनको नवाजना चाहती है सरकार, नवाजे। मैं ना उसकी रेस में पहले था, ना आज हूँ, ना भविष्य में हो सकता हूँ। जाते जाते एक आखिरी सवाल रोहित जी आपसे पूछना चाहता हूँ, भविष्य में रोहित शर्मा को अगर हमीरपुर से दावेदार बनाया जाता है तो क्या रोहित शर्मा तैयार है? बिल्कुल 100% तैयार हैं। और ये पार्टी ने तय करना है, और जो लीडरशिप उसने तय करना है, मुख्यमंत्री ने तय करना है, और ये भी तय करना है कि अब जब हमीरपुर की जो स्थिति आज की डेट में बनी है उसको कैसे मेकअप किया जाए। और उसको मेकअप किया जा सकता है, ऐसा नहीं उसको मेकअप नहीं किया, मेकअप किया जा सकता है। और वहाँ जहाँ हम पहले 4 लोग कांग्रेस के थे, एक इंडिपेंडेंट था, तो अब भाजपा 0 थी, आज भाजपा के 2 विधायक वहाँ जीत कर बैठे हैं। तो कैसे भाजपा को रोल बैक करना है, आज भी उसके लिए एक मॉडल प्लान बनाया जा सकता है। और मुझे लगता है कांग्रेस फुल तरीके से 5-0 पे दोबारा काबज हो सकती है। जी, बहुत धन्यवाद। ये थे कांग्रेस के तेजतर्रार नेता, हमीरपुर से संबंध रखते हैं, जिला के प्रवक्ता हैं, बार काउंसिल के उपाध्यक्ष, और काफी ज्यादा युवाओं में ये पैंट रखते हैं। हिमाचली पॉलिटिकल पॉडकास्ट के आज की विशेष मेहमान एडवोकेट रोहित शर्मा। अगले पॉडकास्ट में अगली शख्सियत से आपकी मुलाकात जल्द करवाएंगे। आप देखते रहिए हिमाचली पॉलिटिकल पॉडकास्ट। नमस्कार।